हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एपिस्टैक्सिस की। तो एपिस्टैक्सिस बेसिकली आपका एनाटॉमी फर्स्ट ईयर और ईएनटी थर्ड ईयर का बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी ऑफ आर्टेरियल सप्लाई ऑफ नोज आपको आनी चाहिए एपिस्टैक्सिस पढ़ने के लिए। तो अगर आपको एनाटॉमी उसकी नहीं आती तो एक बार एनाटॉमी आप लोग समझने की कोशिश करो मेरे साथ एक बार, ठीक है ना। तो एनाटॉमी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने एक लैटरल वॉल ऑफ नोज है, ठीक है ना, ये लैटरल वॉल ऑफ नोज है, ठीक है ना। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने थोड़ी बहुत जो है ईएनटी पढ़ी होगी, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है, अगर आपने थोड़ी भी ईएनटी नहीं पढ़ी है तो ठीक है, समझ में आएगा चीज़ें, लेकिन हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए। तो दोबारा आप वीडियो देखोगे तो दोबारा आपको फायदा मिलेगा। तो ये एक होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है ना। अब सुपीरियर लेबियल आर्टरी ये जो होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है ना। तो ये किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है ना, ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक। एक यहां से आती है आपकी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। स्फीनो क्या नाम है इसका? स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है ना। ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ब्रांच है किसकी? ये मैक्सिलरी आर्टरी। अब एक आर्टरी यहां पे आई, ये क्या है? ये है एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंड दिस इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और एक यहाँ पे आती है एक आर्टरी, ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की दो ब्रांचेस, एंटीरियर इथमोइडल और कौन सी? एक पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। अब एक आर्टरी आती है यहाँ से, ये वाली आर्टरी, ठीक है ना। तो ये है आपकी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। व्हाट इज दिस? ग्रेटर पैलेटाइन artery, greater palatine artery, and this is a branch of maxillary artery, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे चारों आर्टरी जहाँ मिल रही है, ठीक है ना, दिस एरिया इसको लिटिल्स एरिया कहते हैं, लिटिल्स एरिया एंड this plexus of arteries which is formed here, this is known as Kisselbeck plexus, ठीक है ना, Kisselbeck plexus, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी एनाटॉमी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है उसके बाद आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हों कि क्या हो रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना। तो समझो, पहले तो मैं बात करता हूँ आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है ना। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की मैं अगर आर्टेरियल सप्लाई की मैं बात करूँ, ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है ना। तो पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में एक ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड की। अगर आपने एनाटॉमी अपनी अच्छी की होगी तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है ऑप्टिक कैनाल में जाती है। ऑप्टिक कैनाल में वो से जाके वो दो आर्टरी बनती है। कौन कौन सी दो आर्टरी? एक एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एक पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी जो होता है और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी जो होता है, लैमिना प्रेप्रेशिया। देखो अब लैमिना प्रेप्रेशिया क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब ये मान लो ये तुम्हारा ऑर्बिट है, दिस इज योर ऑर्बिट एंड दिस इज योर nasal area, right? This is your nasal area, this is known as lamina preparatia, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो, स्पेलिंग शायद से ये है पेपरेसिया है शायद, ये है, देख लेना एक बार। और ऊपर होता है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ठीक है ना, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ठीक है ना, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर ऑर्बिट के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली मैक्सिलरी साइनस का लोकेशन होता है, और इधर ही आपका कहीं स्पिनोपैलेटाइन फोसा होता है, जिसके लैटरल में मैक्सिलरी मतलब कि जो आपका जो स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन होता है, ठीक है ना, बेसिकली। और यहाँ उसके लैटरल में स्पिनोपैलेटाइन फोसा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको स्पिनोपैलेटाइन की अगर मैं आपको वो एनाटॉमी मतलब अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो तो अगर मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है ना, तो खैर आपको उतना ज़रूरी नहीं है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके लिए आप
अगर पढ़ना चाहें तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन एपिस्टैक्सिस के लिए इतना जानना जरूरी है कि ये लमाइना प्रिपरेशिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब था कि जो लमाइना प्रिपरेशिया से ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है आती है अंदर, मतलब कि ऑप्टिक कनाल के थ्रू एंटीरियर एथमोइडल पोस्टीरियर एथमोइडल में डिवाइड होकर वो लमाइना प्रिपरेशिया से अंदर आएगी और सप्लाई करेगी नेजल कैविटी को। पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी जो होती है, जो कि ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, जो कि पियर्स करके आती है लमाइना प्रिपरेशिया को, वो क्या करेगी, वो आपकी नोज का पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा। और जो बेसिकली एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ये चीज़ ये बहुत याद रखना कि पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी कभी भी किसल ब्लैक प्लेक्सिस नहीं बनाएगी। एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी आपका किसल ब्लैक प्लेक्सिस बनाती है, और वो भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, और वो लमाइना प्रिपरेशिया को पियर्स करके आती है, ठीक है ना। अगर हमें कभी भी मान लो कभी भी हमें अगर आपको कभी भी अगर आपको इथमोइडल आर्टरी के लिए पहुंचना हो, ये नाक है मान लो, तो यहाँ पे एक इंसिजन देते हैं, कर्वीलिनियर इंसिजन, ठीक है ना। कर्वीलिनियर एक इंसिजन देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लिंच वार्थ इंसिजन कहते हैं, ठीक है ना। लिंच वार्थ इंसिजन, ठीक है ना, लिंच वार्थ इंसिजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इंसिजन आपको देना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे एथमोइडल आर्टरी के पास पहुँचना कुछ दिक्कत हो गई एथमोइडल आर्टरी की, ठीक है ना। ऑर्बिटल हेमाटोमा बेसिकली जो है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी कॉज करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा एनाटमी अपनी क्लियर है तो आपको समझ में आता है कि हाँ किसल ब्लैक प्लेक्सिस अब कहाँ होता है और कैसे होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की, ठीक है ना। अब स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की कोशिश करना। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मैंने पहले तो 2 ब्रांच कर ली, ठीक है। क्या 2 ब्रांच कर ली, एक मैक्सिलरी आर्टरी कर ली, एक फेशियल आर्टरी कर ली, 2 ब्रांच, बेसिकली 2 ब्रांच। और भी ब्रांचेस होती है लेकिन 2 ब्रांच की अभी हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे टॉक के लिए कंसर्न है अभी के लिए, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी की अब 2 ब्रांच, मैक्सिलरी आर्टरी की भी 2 ब्रांच, कौन कौन सी, जो 2 यहाँ दिख रही है। एक तो स्फीनोपैलेटाइन, जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है वो स्फीनोपैलेटाइन फोसा को क्रॉस करेगी। जो स्फीनोपैलेटाइन फोसा आपको मैंने बताया ना कि हाँ ये लेटरल वॉल ऑफ नोज के लगे आसपास रहती है, ठीक है ना। तो ये इतना जान लो कि हाँ इधर होती है, स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन को क्रॉस करके ये नेजल कैविटी को सप्लाई करेगा। और मेजर आर्टेरियल सप्लाई है, हमेशा याद रखना कि स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है। और कभी भी एपिस्टैक्सिस के केस में मतलब कि ब्लीडिंग ऑफ नोज, इतना तो पता होगा, ठीक है ना। एपिस्टैक्सिस इतना सुबह फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं यार, इतना तो आइडिया लग जाता है कि हाँ एपिस्टैक्सिस का क्या सीन है, ठीक है ना। तो जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी होती है उसका अगर लाइगेशन कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, ठीक है ना। अब क्या होता है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी भी जो है ब्रांच होती है किसकी, मैक्सिलरी आर्टरी की। और ये जो होता है ये ओरल से मतलब कि पैलेटाइन से थोड़ा सा मतलब कि पैलेट वाले पार्ट से ये ओरिजिनेट करके वो आती है किसल ब्लैक प्लेक्सिस पढ़ाती है। तो ये पैलेट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है ना। और कब अगेन एंड सप्लाइज द नेजल कैविटी, ठीक है ना। और ये जो फेशियल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी के जो ब्रांच है ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है ना। ये सेप्टल ब्रांच होती है बेसिकली सुपीरियर लेबियल आर्टरी, और सप्लाई करती है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेप्टम। दिख रहा है अपने को, हाँ लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेप्टम है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ी अनाटमी आपकी रही, ठीक है ना, कि आपका लिटिल एरिया और किसल ब्लैक प्लेक्सिस जो लिटिल एरिया होता है, ठीक है ना। और ये वेस्टिब्यूल के जस्ट अबव होता है, मतलब जस्ट अबव द, ये मान लो वेस्टिब्यूल है ना, नाक का जो ओपन वाला हिस्सा है उसी को क्या कहते हैं अपन, वेस्टिब्यूल ही कहते हैं, ठीक है ना। वेस्टिब्यूल के थोड़ा सा ऊपर लिटिल एरिया होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी 4 आर्टरी फिर से मेरे साथ दोहराओ, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ठीक है ना, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। समझ में आती है इतनी बात? नहीं समझ में आता अगर ये 4 आर्टरी का नाम भी उसका भी सप्लाई अगर नहीं याद रखता, 4 आर्टरी का नाम याद रखना कौन सी ये 4 आर्टरी, ठीक है ना। इतना अगर डिटेल लेने के बाद 4 आर्टरी का नाम याद रखे, बहुत याद रखिए, बहुत ही प्यारा हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस का बेसिकली ये पर्पस था कि आपको समझाने का कि एपिस्टैक्सिस में बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, अब आगे हम लोग बात करते हैं एपिस्टैक्सिस के बारे में। अब एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीड, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। कोई खास ऐसी बात नहीं है कि हाँ नोज ब्लीड होता है। अब ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज, हाँ भाई ब्लीडिंग बाहर से नोज के तो नहीं होने लगेगी ना, ठीक है। हाँ बाहर से अगर कोई इंजरी हो गई, ट्रॉमा, अगर किसी लात खा लिए तुम, ठीक है ना, लड़की के चक्कर में लड़कीबाजी में पड़ गए, लात खा लिए, ठीक है ना, चाहे कोई टीचर ने थप्पड़ मार दिया, पता चला प्रोफेसर वाइवा देने गए, तुम चुतिया अरे मतलब कि टीबिया को फीमर बता के चले आए, तो हाँ मार खाने से बाहर भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो है ब्लीडिंग मोस्टली इनसाइड द नोज होती है, ठीक। तो कॉमन और इमरजेंसी साइन होता है बेसिकली, अगर एपिस्टैक्सिस की मैं बात करूँ, अगर नाक से खून आ रहा है, इसको बेसिकली एक इमरजेंसी साइन के तौर पर लेते हैं, आगे बताऊंगा क्यों। इट इज़ यूजली नोटिस व्हेन ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स, ठीक है ना।
इसको तब हम लोग नोटिस करते हैं जब नाक से खून बाहर आएगा, तभी ना हम लोग एपिस्टैक्सिस नोटिस करेंगे। एक पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है जहाँ पे ब्लड जो होता है तो थ्रोट में चला जाता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अनकॉमन होता है, बट वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पता चल जाता है, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली नोटिस व्हेन ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। ये बेसिक बात है, ठीक है ना। इसमें कुछ रटने का नहीं है, समझ में आती है। आर्टरी का नाम ये रटना है, इंट्रोडक्शन तो कुछ नहीं रटना। कॉजेज देखते हैं, ठीक है। कॉजेज में लोकल एक कॉज कुछ हो सकते हैं, इन द नोज और नेजोफेरिंग्स में लोकल कॉज हो गया। एक जनरल कॉजेज हो सकते हैं, जनरल कॉजेज में बताऊंगा। इडियोपैथिक हो सकता है, कि नहीं पता भैया हमको, इडियोपैथिक मतलब नहीं पता, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर लोग जो होते हैं बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं, वो इडियोपैथिक लिख देते हैं। तो रॉबिन्स कॉन्ट्रैन में अपने सेकंड ईयर पढ़ता था, 3-3 पेज की इटियोलॉजी पढ़ लेता था, फिर अंतिम में एक लाइन छोटी चाहती थी कि मोस्ट ऑफ द डिजीज इज इडियोपैथिक। हमें नहीं पता कैसे होती है, और मेरे को इतना गुस्सा आता था कि यार भाई 3 पेजेस पढ़ लिए, लेकिन क्या है डिजीज, इडियोपैथिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं लोकल कॉजेज की। तो लोकल कॉजेज में आते हैं नोज के ऊपर पहले। तो नोज पे पहले क्या होगा, ट्रॉमा। अब किसी को आदत होती है कि हाँ भाई नाक खुरेदने की, बहुत ही गंदी आदत है, बहुत ही वाहियात हरकत लगती है, ठीक है ना। तो मेरे क्लासरूम में भी कुछ बच्चे ये हरकत करते हैं, लेकिन मेरे को इतनी वाहियात हरकत लगती है, लेकिन उनका वो करते हैं और वो फिंगर नेट का ट्रॉमा होता है। फिंगर नेट का ट्रॉमा करेंगे तो एपिस्टैक्सिस होगा। अब इसी से कारण कुछ इंजरी हो सकती है भाई, हाँ किसी को मार दिया किसी बात पे, ठीक है ना। बास्केटबॉल से चोट लग गई, बैडमिंटन खेलते टाइम रैकेट से चोट लग गई, ठीक है ना, होता है। तो इंजरीज ऑफ नोज हो गया। इंटरनेजल सिंड्रोम, कुछ नेजल के सिंड्रोम हो सकते हैं। इन्फेक्शंस में एक्यूट इन्फेक्शंस की मैं अगर बात करूँ, बेसिकली वायरल राइनाइटिस, ठीक है ना, एलर्जिक राइनाइटिस, वायरल राइनाइटिस, ठीक है ना। और नेजल डिप्थीरिया हो सकता है बंदे को। एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। साइनोसाइटिस हो गया लेस देन 3 मंथ वाला, अगर एक्यूट होता है तो लेस देन 3 मंथ वाला। नेजल डिप्थीरिया हो गया। क्रोनिक में एट्रोफिक राइनाइटिस, वही एट्रोफिक राइनाइटिस हो गया। राइनाइटिस सिक्का हो गया। टीबी, सिफिलिस, सेप्टल परफोरेशन, जो जितने भी ग्रैन्युलोमेटस, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि सेप्टल परफोरेशन का केसेस में क्या होता है ना, टीबी और सिफिलिस होता है ना, जितने भी आपके ग्रैन्युलोमेटस डिसऑर्डर होते हैं, जैसे वेजिनल ग्रैन्युलोमेटोसिस हो गया, आपका टीबी हो गया, सिफिलिस हो गया, वो क्या कराएंगे, तो सेप्टल परफोरेशन कराएंगे। और सेप्टल परफोरेशन आप लोग पहचानो कैसे, विस्लिंग साउंड आती है, विस्लिंग साउंड आएगी, ठीक है ना। आप लोग पेशेंट को कभी सुनोगे तो उसकी नाक मतलब कि विसल कर रही हो, विस्लिंग साउंड आएगी। अब वो सांस खींचेगा ना तो विसल की आवाज़ आएगी, ठीक है ना। और उसकी बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी इस्कीमिया हो जाता है, वहीं पे नेक्रोसिस हो जाता है, सैडल नोज हो जाता है सेप्टल परफोरेशन के कारण। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो खैर आगे की बातें हैं। फॉरेन बॉडी में क्या होगा कि हाँ, नॉन लिविंग राइनोलिथ हो गया। राइनोलिथ मतलब कुछ स्टोन टाइप का राइनोलिथ हो सकता है। लिविंग मैगट्स अगर आगे नाक में कुछ, तो उससे भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। मैगट्स आके कुछ खुरिद दिए उसको, तो हाँ एपिस्टैक्सिस हो सकता है। नियोप्लाज्म, एंजियोफाइब्रोमा। देखो नियोप्लाज्म में एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। एंजियोफाइब्रोमा जब आपको रिकरेंट एपिस्टैक्सिस मिले हैं, हमेशा याद रखना, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इज अ फीचर ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। बात खत्म, ठीक है ना। ये मेन लाइन उठानी है। अब देख लो, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। बिनाइन में हिमेंजियोमा होता है, पेपिलोमा होता है। मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा या सार्कोमा। समझ में आती है बात, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हिमेंजियोमा, पेपिलोमा, और क्रॉनिक पे मैलिग्नेंट पे कार्सिनोमा या सार्कोमा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसे, एटमॉस्फेरिक चेंजेस अगर आप लोग कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बंदों को दिक्कत हो जाती है, कहीं आप पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग, ठीक है ना। अगर कभी ट्रैकिंग पे जाना ना, तुम एक तीर्थन पास है, तीर्थन पास, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन पे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ में बता रहा हूँ, तीर्थन पास इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अगर कभी जाना तो उधर जाना ट्रैकिंग पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं गया था तो मेरे एक दोस्त को ब्लीडिंग शुरू हो गई नाक से, ठीक है ना, एट सच अ हाइट, ठीक है। अब मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे MBBS नहीं कर रहा था अपनी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया तो उसके नाक से खून आने लगा। सो व्हाट माय गाइड at that time, the instructor who was present, who was guiding us to that pass, what he told us कि हाँ इस बंदे को एपिस्टैक्सिस हो रहा है, ठीक है ना। हायर एल्टीट्यूड में दिस इज कॉमन, और ये केजन डिजीज से भी, जो मिडिल लेयर बैरोट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। DNS के कारण भी, अगर आपने DNS के हमारे लेक्चर सुना होगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ DNS डेविएटेड नेजल सेप्टम का डेविएशन हुआ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई, उसको बार बार वो लग रहा हो लेटरल वाला नोज से, तो DNS के कारण से भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। नेजोफेरिंग्स में क्या होगा कि एडेनोइडाइटिस हो गया, या जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा बताया था मैंने आपको, मैलिग्नेंट ट्यूमर के कारण से हो सकता है, ठीक है ना।
जनरल कॉजेज पे आते हैं। जनरल कॉजेज क्या हो सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कुछ डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन में बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, तो ऐसे कुछ खास बात नहीं है, हाइपरटेंशन हो सकता है। एट्रियोस्क्लेरोसिस, वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर। माइटल स्टेनोसिस हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर जिसके कारण से एपिस्टैक्सिस आपको देखने को मिल सकती है। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, कुछ अगर आपका थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर या ये हो गया ना, अगर जो हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर या मतलब कि थ्रोम्बो वाला डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो उसके कारण से आपका ये चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली क्लॉटिक फैक्टर डिफिशियंसी लाइक इन हीमोफीलिया, परप्यूरा हो सकता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, और एप्लास्टिक अनीमिया हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के कारण से भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर एपिस्टैक्सिस के अगर आप सिस्टमिक कॉजेज की बात करेंगे तो दो तरीके से डिवाइड होंगे, प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्ट में और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डिफेक्ट में, जो कि मैं किताब का डेफिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ की जानने की जरूरत नहीं उतनी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस सुन लो इसको। प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिफेक्ट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ड्रग्स के कारण होता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में अगर डिक्रीज प्रोडक्शन हुआ, डिक्रीज प्रोडक्शन कब होगा? जब ल्यूकीमिया होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा भाई WBCs बढ़ गए तो प्लेटलेट का नंबर ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, ठीक है ना। और माइलोडिस्प्लासिक सिंड्रोम हो गया, बोन मैरो का कुछ डिफेक्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ जो कि इसका मतलब कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन कब होगा? जब स्प्लीनोमेगाली हो गई या ITP हो गया, ठीक है ना, तो उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्लेटलेट्स का बेसिकली। और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डिफेक्ट में क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज कैसे होगा? हेपेटिक सिरोसिस हो गया, कॉनिक नेफ्राइटिस, इन सब के केसेस में ये जो है आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। हीमोफीलिया के केसेस में हो गया। अगर कोई ड्रग ले रहे हो जिसकी वॉरफेरिन या हेपारिन, तो उनके में आप जानते हो कि हाँ कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे ड्रग्स की, सैलिसाइलेट्स या एंटीकोगुलेंट ड्रग हो गए, ट्यूमर्स और मीडियास्टीनम हो गया, कुछ मीडियास्टीनल कंप्रेशन कराएगा तो वीनस प्रेशर जो है नोज में बढ़ जाएगा। एक्यूट जनरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स वगैरह, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। विसारियस मेंस्ट्रुएशन के कारण भी ये हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के पे आते हैं सीधा। ये सब जानने की इतनी, अगर आपको 2-4 भी कॉज याद रह जाए बहुत है। लिखना है ना, एग्जाम लिखने वाला एग्जाम है, कितना भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैथोफिजियोलॉजी है, तो पैथोफिजियोलॉजी में एपिस्टैक्सिस ऑकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द रिचली परफ्यूज्ड नेजल म्यूकोसा। सही बात है भाई, यही पैथोफिजियोलॉजी होनी चाहिए, होगी भी, और यही होनी चाहिए। रप्चर हुआ कुछ ब्लड वेसल का तो रिचली परफ्यूज्ड नेजल म्यूकोसा में तो एपिस्टैक्सिस होगा। साइड क्या होगा? लिटिल्स एरिया पे बेसिकली होता है, अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट। मिडिल टर्बिनेट के अबव द लेवल हो सकता है, लिटिल्स एरिया में हो सकता है, और कुछ एरिया में भी हो सकता है, जैसे कि आपका जैसे कि आपका बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट, ठीक है ना। बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट भी ये हो सकता है, ठीक है ना, बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट, राइट। और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में भी हो सकता है, और डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। और नेजोफेरिंग्स के भी एरिया में ये कॉमन है, नेजोफेरिंग्स के एरिया में कॉमन होता है, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर दैट ग्लिच, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंड थोड़ा सा गिर गया था, ठीक है ना। तो बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट होता है, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी में हो सकता है, और डिफ्यूज हो सकता है, और नेजोफेरिंग्स पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जानने की चीज़ें हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि हाँ 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, एक एंटीरियर एपिस्टैक्सिस हो सकता है, एक पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस हो सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन की मैं सीधा बात करता हूँ, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ नोज से ब्लड आएगा, ड्रेन्स आउट तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, और ब्लड फ्लोज थ्रू द थ्रोट के द्वारा अगर हो गया तो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। तो जो पकड़ने में कौन सबसे तेज होगा, मतलब कि हाँ हमको पकड़ने में पहले कौन आएगा? पहले हमको आएगा एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, ऑब्वियस है, क्योंकि नाक के बाहर खून आ रहा है रादर देन थ्रोट में खून जा रहा है, तो हमें थोड़ा देर बाद पता चल सकता है कि हाँ हो सकता है कि हमें थोड़ा लेट से पता चले, लेकिन एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जल्दी पता चल जाता है। तो इंसिडेंस इसका जो है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस का इज मोर कॉमन एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस का इंसिडेंस इज लेस कॉमन, राइट। साइड जो होती है लिटिल्स एरिया होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वॉल से, और यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से ये होती है, ठीक है ना। एज कैसा होता है? एज यंग पीपल में, और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस बेसिकली 40 साल से ज़्यादा वाले लोगों में होता है। कॉज बेसिकली ट्रॉमा या फिंगल, ठीक है ना, ट्रॉमा होती है। और यहाँ पे पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस बेसिकली हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण से हो सकती है, ठीक है ना। ब्लीडिंग जो होती है माइल्ड होती है, यहाँ पे सीवियर होती है।
तो माइल्ड में अगर क्या होता है कि लोकल प्रेशर या एंटीरियर पैक देते हैं हम लोग, ठीक है ना। माइल्ड में भी अगर हम लोग को अगर कहा जाए तो लोकल प्रेशर दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग मतलब कि लोकल प्रेशर ही से भी ठीक हो जाता है माइल्ड वाले में। और सीवियर में अगर देंगे तो सीवियर में यहाँ पे ब्लीडिंग जो है सीवियर होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट नेजल पैक देना पड़ता है। अब इसकी मैनेजमेंट की, अगर आपको घर में अगर आपके किसी को एपिस्टैक्सिस हो रहा है, ठीक है ना, तो इसकी हिस्ट्री कैसी मिलेगी, तो हिस्ट्री देखते हैं आप लोग। हिस्ट्री हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑनसेट आपको आपके पड़ोस से कोई आया, ठीक है, आप डॉक्टर हो, आप एपिस्टैक्सिस का केस देख रहे हो, उसको पता है कि आप MBBS कर रहे हो, तो आपका वो फ़ायदा उठाने के लिए आता है अपने बच्चे को लेके कि अरे डॉक्टर साहब बताइए कि ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के नाक से खून आ रहा है। तो आप उससे क्या क्या पूछोगे, ठीक है ना। पहली बात आप क्या पूछोगे कि हाँ भैया ये स्पॉन्टेनियस था कि ट्रॉमेटिक था, ठीक है ना। बिकॉज स्पॉन्टेनियस जो है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के केस में होता है, और जो आपका ट्रोमैटिक होता है वो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस के केस में है, ठीक है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस या ट्रोमैटिक पूछोगे, ड्यूरेशन पूछोगे, हाँ कब से हो रहा है, कब से, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग। अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रही तो एक बार आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये एंजियोफाइब्रोमा तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो सकता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन पूछ सकते हो। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हो गया, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो दिक्कत की बात है, हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ सकता है कि अगर सीवियर ब्लीडिंग के केसेस में, ठीक है ना। साइड ऑफ नोज, कौन सी साइड से हो रहा है, ठीक है ना। और एंटीरियर पोस्टीरियर टाइप है ये पता करना होगा। नॉन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन पेशेंट फैमिली, अगर उनके केस में कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी प्रेजेंट है ऑलरेडी फैमिली के केसेस में, ठीक है, किसी को कोई मतलब हेरिडिटरी डिसऑर्डर है लाइक हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया आपको मानने में कि क्वीन के फैमिली में, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के फैमिली में बहुत ही कॉमन है हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको पता चले कि हाँ इनकी फैमिली में ब्लीडिंग टेंडेंसी इज हायर, तो आपके लिए थोड़ा सा एक इमरजेंसी का सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग तब तक ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ हिस्ट्री हो मेडिकल इलनेस का, जैसे कि हाइपरटेंशन, ल्यूकीमिया, सिरोसिस, नेफ्राइटिस बता चुका हूँ, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, एनाल्जेसिक्स या एंटीकोगुलेंट्स, कुछ एनाल्जेसिक्स ले रहा हो बंदा या एंटीकोगुलेंट्स कुछ ले रहा हो, तो इस तरीके से आप लोग उसकी हिस्ट्री लोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मेजर्स की। जनरल मेजर्स में क्या क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, स्टोरी की तरह याद करना है। स्टोरी मैनेजमेंट जो होती है स्टोरी की तरह हमेशा याद करते हैं, तभी याद भी रहता है, नहीं तो फिर याद भी नहीं रहता कि क्या पढ़ा, क्या किया हमने, क्या नहीं किया। तो एक मैनेजमेंट अगर कभी भी पढ़ते हो किसी भी डिजीज़ का, तो हमेशा याद रखना कि स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना, ठीक है ना। स्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको याद करना आसान हो जाता है मैनेजमेंट और चीज़ें, ठीक है ना। जनरल मेजर्स क्या करोगे कि हाँ बच्चे को लोगे, आप कहोगे बैठ जाओ, थोड़ा सा बैक रेस्ट दोगे, उसको कहोगे कि किसी मतलब कि दीवार से, मतलब दीवार ना हो, सोफ़ा हो आपके घर में, सोफ़ा मतलब कि बैठा दो उसको, कहो कि हाँ बच्चे बैठ जा, तो आराम से सेटअप करके बैठ जा, ठीक है ना। चेयर हो उस पर बैठा दो, ठीक है ना, रियोश्योर, और फिर रियोश्योरेंस दो कि हाँ बच्चे ठीक हो जाओगे, तुम कोई दिक्कत नहीं है। उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन चेक करो कि हाँ सब नॉर्मल है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं। मेंटेन करो कि हीमोडायनेमिक्स, उसका सर्कुलेशन वर्कुलेशन मेंटेन करोगे। अगर कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसका हीमोडायनेमिक्स मेंटेन करना तुम्हारी प्रायोरिटी में आता है, ठीक है ना। और एंटीबायोटिक दोगे, पैक इज केप्ट टू बी फॉर 24 आवर। नेजल पैकिंग करोगे, अगर उसकी नेजल पैकिंग जो आगे मैं बताऊंगा, नेजल पैकिंग दोगे तो मतलब कि आपको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ेगा 24 घंटे से ज़्यादा है, क्योंकि इन्फेक्शन का भी खतरा हो जाता है, ठीक है ना वहाँ पे। इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्सीजन दोगे, अगर बायलेटरल पैक्स दियो, बायलेटरल अगर ब्लीडिंग हुआ तो बायलेटरल पैक्स भी लगाओगे, और बायलेटरल पैक्स लगाया तो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन की जरूरत होगी, नहीं तो बच्चा एपिस्टैक्सिस से बाद में मरेगा, पहले आपके जो आपके ट्रीटमेंट मोडालिटी से उससे पहले मर जाएगा, क्योंकि उसको सांस ही नहीं ले पा रहा है वो, ठीक है ना। तो ट्रीट करोगे अंडरलाइंग कॉज को, क्या अंडरलाइंग कॉज जाए तो हाइपरटेंशन का मरीज है, या हीमोफीलिया है, या बंदे को कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग खा लिए बंदे ने, या कुछ उसको दिक्कत है, ट्रॉमेटिक इंजरी है, या उस बंदे को कुछ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, तो उसका पहले तो अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फर्स्ट एड दोगे। फर्स्ट एड क्या होगा, क्या करोगे, उसके नाक को पकड़ लोगे, पिंच द नोज विद थंब, इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट्स, और कोल्ड कंप्रेस दे दोगे, ठीक है ना। उसके नाक को पकड़ के 5 मिनट के दबा देना, ठीक है ना। बच्चा बहुत रोएगा ठीक है, कोशिश मत करना, ठीक है ना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपकी कोई लड़की दोस्त है या लड़का दोस्त है, जो भी, कुछ लोग के बहुत ही अच्छे लड़के दोस्त होते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कहने की बातें, ठीक है। तो उनकी नाक पकड़ के ऐसे दबा देना अगर उसको एपिस्टैक्सिस है, ठीक है। बहुत चीखे चिल्लाएगा, हो सकता है थप्पड़ ही मार दे, लेकिन पकड़ के ऐसे करे रखना। फिर उसको बाद में लेकिन उस बंदे को रियलाइज़ होगा हाँ ये बंदा जो कर रहा है तो ठीक है, इसके बंदे के पास दिमाग है, ठीक है ना। तो वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। और अगर वो इंप्रेस हो जाए तो हमको मतलब कि हमको मैसेज करना, कमेंट सेक्शन पर लिखना कि हाँ वो इंप्रेस हो गया, ठीक है, वो मान गया या मान गई, ठीक है। तो कोल्ड कंप्रेस भी देते हैं, बर्फ़।
कॉटराइजेशन भी करेंगे। कॉटराइजेशन एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में बेसिकली ये कॉटराइजेशन कर सकते हैं व्हेन ब्लीडिंग पॉइंट हैज़ बीन लोकेटेड। अगर एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में अगर ब्लीडिंग पॉइंट लोकेट हो गया तो कॉटराइजेशन कर दो, टॉपिकल इंसिसाइज कर लो, बीड ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोकॉटरी। बीड ऑफ AgNO3 हम लोग देते हैं मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का मतलब जो बीट लगाते हैं तो उससे जो है कम दिक्कत होती है, इलेक्ट्रोकॉटरी एक तरीके से हो जाती है। तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस बेसिकली ब्लीडिंग पॉइंट ढूंढना मुश्किल होता है बिकॉज इतनी मतलब कि ब्लीडिंग हो रही होती है तो आपको समझ में नहीं आता हाँ कैसे हम लोग देखें इसको चीज़ को। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग की मैं बात करूँ तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में बताया आपको, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। साइट ऑफ ब्लीडिंग इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज, साइट ऑफ ब्लीडिंग जो है डिफिकल्ट टू लोकलाइज, माइल्डर होती है एज कम्पेयर टू जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है बिकॉज वहाँ पे तो सीवियर होती है, लेकिन यहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है अच्छी खासी, ठीक है ना। साइट ऑफ ब्लीडिंग जो है डिफिकल्ट टू लोकलाइज होता है। नोज इज क्लियर्ड ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय सक्शन, सक्शन से आप सक्शन दे सकते हो उस बंदे को कि हाँ उसका जो क्लॉट्स होते हैं ब्लड के वो निकल जाएं। रिबन गॉज जो होता है लिक्विड पैराफिन लगा के रिबन गॉज दे सकते हो। 1 m का गॉज दे सकते हो फॉर ईच नेजल कैविटी, एक 1 m का गॉज दे दिया, ठीक है। फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ गॉज आर फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, गॉज को लिया फोल्ड किया अपने ऊपर अपने ऊपर फिर अपॉन इटसेल्फ और उसको क्या किया इंसर्टेड अलोंग द फ्लोर के अराउंड इंसर्ट किया, देन द होल नेजल कैविटी एंड इज पैक्ड टाइटली बाय लेयरिंग द गॉज फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ एंड फ्रॉम बिलो बैकवर्ड्स से मतलब उसके रूफ फ्लोर को कवर करते हुए। बेसिकली आप इतना याद रखो गॉज को फोल्ड करके नीचे से देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे से डालेंगे, फ्लोर के साइड से डालेंगे, ठीक है, बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है, बैकवर्ड्स में, ठीक है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हो स्केप फॉर, अगर इसी चीज़ को आपने मतलब कि कुछ 24 घंटों से ज़्यादा के लिए दिया तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देना जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बंदे को हो जाता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन से पहले मर जाएगा, आपकी ट्रीटमेंट बाद मरेगा, अरे आपकी ट्रीटमेंट पहले मर जाएगा, एपिस्टैक्सिस बाद में मरेगा, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग में कर सकते हो, ब्लीडिंग पोस्टीरियरली टू द थ्रोट के पोस्टीरियरली में अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट हो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर दो। एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन कर सकते हो, एलिवेशन ऑफ म्यूको पेरिकॉन्डियल फ्लैप एंड एसएमआर ऑपरेशन, लाइगेशन ऑफ वेसल्स, एसएमआर ऑपरेशन भी कर सकते हो, म्यूको पेरिकॉन्डियल फ्लैप हटा के उसको हटा ही दिया पूरा। लाइगेशन ऑफ वेसल्स करा सकते हो, एक्सटर्नल कैरोटिड मैक्सिलरी आर्टरी का या एथमोइडल आर्टरी का, ठीक है। तो छोटा सा काम करने के लिए इतनी बड़ी तलवार मत चलाना, मेरे हिसाब से स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी का ही तुम लोग लाइगेशन कर देना, एम्बोलाइजेशन जो भी करना है कर देना, ये इतना तलवार चलाने की जरूरत नहीं कि मान लिया कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का इलाइगेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो बंदे को छोटी सी बीमारी है, छोटी सी दिक्कत है तो उसके लिए हमने तलवार चला दी कि हाँ ठीक है ना, तो सुई की जगह पे तलवार निकाल दी, सुई का जहाँ काम था वहाँ पे आपने तलवार लगा दी, तो कैसे काम चलेगा, आप कैसे डॉक्टर बनोगे, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर अच्छा बनना है, ठीक है, डॉक्टर साहब, आपको देखो डॉक्टर साहब बनना है, डॉक्टर साहब नहीं। डॉक्टर साहब अगर बनने वाले हो तो भैया क्वैक हो गए तुम, ठीक है, कोई इलाज कराने नहीं आएगा और वही 50 रुपए की में जिंदगी गुजार दोगे। अगर आपको 2000 वाला डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, डॉक्टर, तो आपको ये सब समझना चाहिए कि हाँ सुई के काम के लिए तलवार नहीं निकालते, ठीक है ना। तो स्पिनोपैलेटाइन, तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी का पहले लाइगेशन करने की सोचोगे, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन, टेस्पाल। नाम इतना बड़ा सा है, बाप रे बाप क्या है ये, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। बेसिकली क्या है, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी का लाइगेशन है और इसी को ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक के फॉर्म में करते हैं। एंडोस्कोपिक डालोगे, कुछ के रिजिड एंडोस्कोप होते हैं, कुछ के फोल्डेबल होते हैं, तो उसमें भी कुछ एंगुलेशन आते हैं, जैसे 0, 30 डिग्री जो कि ग्रे के मेमोनिक से याद करते हो, ठीक है ना, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन रेड जो होता है, फिर ब्लैक हो गया, फिर येलो हो गया, फिर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, ऐसा कुछ एंगुलेशंस आते हैं। तो उस हिसाब से आपको ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक और एंडोस्कोप डाल के आपको स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी की लाइगेशन कर दो। और बेसिकली आज की डेट में जो अगर आप लोग टेस्पाल करते हो, टेस्पाल इज बिकम मच ईजियर बाय द एडवेंट ऑफ एंडोस्कोप, राइट। सो टेस्पाल इज मच ईजियर प्रोसीजर नाउ डेज, ठीक है ना। तो म्यूकोसल फ्लैप जो है लिफ्ट करेंगे एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल और स्पिनोपैलेटाइन को लोकेट करेंगे और एग्जिट करेगी फोरामेन को और क्लोज विद वेस्कुलर क्लिप, खत्म बात। और अगर एम्बोलाइजेशन करना हो इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी का एम्बोलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करना हो, मेरे हिसाब से अगर आपके पास कुछ, अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हो, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ कि फोलिस कैटेटर डाल दो और उसको फुला दो, ठीक है ना, तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। एंटीरियर नेजल पैकिंग में कुछ एब्जॉर्बेबल पैड्स टाइप के डाल दो तो एंटीरियर नेजल पैकिंग वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और यही सब है। और जो आप पिंच नोज और लीन फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उसको हिपोक्रेटिक मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ जानने की ज़रूरत है और बस इतना ही जानो, उतना काफ़ी है। एपिस्टैक्स ना जान गए तो काफ़ी लिख के आ जाओगे एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक